हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड बीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। कल जो हमारी क्लास आई थी उसमें भी हमने ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो वह आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित आएगी। ठीक है, तो जो भी दोस्तों उत्तराखंड बीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो पिछली हमने क्लासेस की हैं उन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है तालेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों का संबंध किन पौरव शासकों से है। कुट के आधार पर सही विकल्प को चुने। तो पहला है दोस्तों कि विष्णु बर्मन, दूसरा है द्वितीय बर्मन। तो देखिए, द्वितीय बर्मन का संबंध आपका तालेश्वर ताम्रपत्र से है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और विष्णु बर्मन द्वितीय का भी दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र से संबंध है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। जो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था, जो कि संस्कृत भाषा में और दोस्तों गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी खोज दोस्तों बाई के गुप्ते के द्वारा 1915 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ब्रह्मपुर राज्य से है। ब्रह्मपुर राज्य दोस्तों, इसकी जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत है और पर्वताकार नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा से करनाली नदी तक जो फैला हुआ आपका राज्य है, जिसे पर्वताकार राज्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है दोस्तों आपका ब्रह्मपुर राज्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शत्रुघ्न राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ह्वेनसांग के अनुसार शत्रुघ्न राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा और उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। तो दोस्तों बात सही है। ह्वेनसांग ने बताया है कि जो आपका शत्रुघ्न राज्य था तो ये इसकी जो पूर्वी सीमा थी तो वह गंगा नदी की थी। ठीक है, और उत्तर में जो सीमा थी तो वह हिमालय था। ठीक है, और इस राज्य के मध्य से यमुना नदी बहती थी। ठीक है, दूसरा कथन है कि कनिंगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो दोस्तों ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गोविषाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। देखिए, गोविषाण राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था तो वह आता था आपका काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिंगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा। तो शत्रुघ्न राज्य ये दोस्तों आपका सिरमौर का हिस्सा रहा होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था। देखिए, गोत्रीय वंश ये दोस्तों आपका कालसी में फैला हुआ था। ठीक है, और इसका सबसे प्रतापी राजा जो था तो वह शीलवर्मन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके द्वारा दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे। ठीक है, और वाड़वाला यज्ञवेदिका का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे तो वह यमुना नदी के तट पर कराए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है वाड़वाला यज्ञवेदिका का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों अभी ऊपर आपको बताया कि वाड़वाला यज्ञवेदिका का निर्माण जो करवाया था तो वह शीलवर्मन के द्वारा करवाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये करवाया कहाँ पर था। तो दोस्तों जगतग्राम देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो दोस्तों राजा शीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था तो ये यमुना नदी के तट पर करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कितने अश्वमेध यज्ञ कराए। तो दोस्तों ये कराए थे 4। अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख से कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। देखिए, कुड़िंदों की जो जानकारी मिलती है तो वह आपकी
5 अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, जो 4 अभिलेख हैं तो ये 4 अभिलेख दोस्तों आते हैं भरूच में, ठीक है, और एक आता है दोस्तों मथुरा में। तो टोटल दोस्तों आपके कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेख आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और दूसरा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से किसके अनुसार हुण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन राज्य का कुछ भाग रहा था। तो ये रहा था दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेखों में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये जानकारी मिलती है 12 शासकों की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था। देखिए, राजकुमारी ईश्वरा ने लाखा मंडल में शिव मंदिर बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे। तो उत्तरी नागवंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे तो वह थे दोस्तों आपके गणपति नाग। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गणपति नाग जो था तो ये दोस्तों आपका सबसे शक्तिशाली राजा था उत्तरी नाग वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में राजाओं के नामों का उल्लेख है। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में दोस्तों जो नाम मिलता है तो वह स्कंद नाग का मिलता है, गणपति नाग का मिलता है, विभु नाग का मिलता है और अंशु नाग का। ठीक है, इन 4 राजाओं का दोस्तों नाम मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। ठीक है, और ये जो त्रिशूल लेख था ये दोस्तों गणपति नाग का ही त्रिशूल लेख था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी की दोस्तों जानकारी मिलती है इस त्रिशूल लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुड़िंद राजाओं तथा उनके इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों में से क्या सही नहीं है। तो चेक करते हैं दोस्तों आपका। देखिए, महाभारत के वन पर्व एवं सभा पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है। तो दोस्तों सही बात है। रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सही बात है, पुलिंद दोस्तों कुड़िंदों के राजाओं को बोला गया है। ठीक है, पुराणों के अनुसार कुलिंदों की राजधानी काशीपुर थी। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, कुड़िंदों की जो राजधानी थी तो वह दोस्तों कालकूट थी। ठीक है, काशीपुर नहीं थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलून व कोंदो प्रथा नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुड़िंदों की राजधानी काशीपुर नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कुट द्वारा सही विकल्प को चुनें। तो दोस्तों चेक करते हैं कि कौन सा कुट आपका गलत है। देखिए, कन्याकुब्ज राज्य में वर्धन वंश का अंत 647 ईस्वी में हुआ था। ये बात दोस्तों सही है। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्याकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्य में विघटित हो गया था। ये बात भी दोस्तों सही है। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही दोस्तों आपके सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। दोस्तों ये जो कहा है ये कहा है आपका ऑप्शन बी कनिंघम ने। ठीक है, तो कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था।
अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयुलो व गंगा को महाभद्रा कहा था। देखिए, हरिद्वार को मोयुलो और गंगा को महाभद्रा जो बोला तो ये ह्वेनसांग ने बोला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसको पोलो हिमोपुलो कहा। तो ये कहा है दोस्तों आपका हरिद्वार को। ठीक है, तो हरिद्वार को ह्वेनसांग ने पोलो हिमोपोलो बोला और इसका क्षेत्रफल 20 ली बताया है। ली जो है ये आपकी दोस्तों चीनी माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। तो 5 बौद्ध विहार होने का जो उल्लेख किया ये क्या है दोस्तों आपका ह्वेनसांग ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत से मिलता है। तो देखिए, शत्रुघ्न, गोविशाण और ब्रह्मपुर, इन तीनों राज्यों का वर्णन जो मिलता है ये आपका इसकी यात्रा वृतांत जो है सियूकी से मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था। देखिए, हर्ष के पश्चात ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण, इन 3 राज्यों में हिमालय क्षेत्र टूट गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वों के अधीन था। तो शत्रुघ्न और ब्रह्मपुर ये दोनों ही दोस्तों आपके पूर्वों के अधीन थे। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन। देखिए, जो शत्रुघ्न था ये नहीं था, सिर्फ जो ब्रह्मपुर राज्य था ये था, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुर राज्य में ही इनका अधिकार था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौरव वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विचार करते हैं कि कौन सा आपका कथन गलत है पौरव वंश से संबंधित और कौन सा सही है। ठीक है, तो चेक करते हैं दोस्तों। आपका पहला है कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव वंश से था। सही बात है। इसमें दोस्तों पौरव वंश के 2 राजाओं के नाम मिलते हैं, एक आपका धुतीवर्मन और दूसरा विष्णुवर्मन द्वितीय का। ठीक है, और पौरव वंश का पहला स्वतंत्र व प्रतापी शासक श्री अग्निवर्मन था। ये बात भी दोस्तों सही है। प्रारंभिक पौरव वंशीय शासकों के नामों का उल्लेख धुतीवर्मन के अभिलेखों में मिलता है। ये बात भी सही है। ठीक है, और विष्णुवर्मन के द्वितीय अभिलेख से ज्ञात होता है कि पौरव वंश हर्ष का परवर्ती था। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों चारों ही आपके कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों कि पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम थे। सही बात है। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में बाई के गुप्ते के द्वारा की गई थी। ये बात भी सही है। ठीक है, पर्वताकार राज्य कहते थे पौर्य वंश को। तो दोस्तों ये बात भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि पौरव वंश का निवास स्थान नाट कहलाता था। तो ये गलत है। जो पौरव वंश का निवास स्थान कहलाता था उसे दोस्तों कोट कहते थे। ठीक है, कोट। तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि असिंचित भूमि कहलाती थी। देखिए, असिंचित जो भूमि होती थी तो उसे सारी भूमि कहते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और केदार भूमि कैसी होती थी। केदार भूमि ये दोस्तों सिंचित भूमि होती थी। ठीक है, क्योंकि पौरव काल में 2 तरह की भूमि होती थी, एक केदार और एक सारी। ये असिंचित और ये दोस्तों सिंचित। ठीक है, और इन भूमियों से कर वसूलने वाला जो होता था तो उसे दोस्तों भागिक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक व लेखक के युग्म में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों आपका बताना है कि द क्वींस ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये दोस्तों एलन की पुस्तक है। सही बात है। ठीक है, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा क्वींस ये एमपी जोशी की पुस्तक है। ये बात भी सही है। आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं केपी नोटियाल की पुस्तक है। ये बात भी सही है। तो तीनों ही दोस्तों आपके कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है। देखिए सिरमौर शासक था देवपाल, इसकी जानकारी जो मिलती है तो ये मिलती है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए तबकात ए नासरी। ठीक है, तो तबकात ए नासरी इस पुस्तक से सिरमौर के शासक देवपाल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बताना है कि पौरव वंश के अधिकारियों के नाम तथा उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। सूची 1 में अधिकारी दिए हैं, सूची 2 में कार्य क्षेत्र दिए हैं। संधि विग्रह, तो ये जो होता था ये दोस्तों आपका विदेश मंत्री होता था। ठीक है, आता है महासत्रपति, तो महासत्रपति जो आता है तो ये आता है दोस्तों आपका, ठीक है, ये जो आता है ये है दोस्तों उत्सव अधिकारी। ठीक है, कटुक जो होता था ये गुप्तचर होता था। ठीक है, और मोतिक जो होता था ये दोस्तों प्रांत का अधिकारी होता था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, तो सामने सामने दोस्तों ये मैच हो रहे हैं। याद रखिएगा कि कटुक किसे कहते हैं, गुप्तचर को बोलते हैं। संधि विग्रह किसे बोलते हैं, तो ये दोस्तों विदेश मंत्री को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे कि पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए पौरव वंश के शासन प्रबंधन के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आपका कथन सही नहीं है। देखिए ये अपने को गो तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, सही बात है। ठीक है, और दोस्तों पौरवों ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, ये बात भी सही है। ठीक है, शासन व्यवस्था निरंकुश थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहते थे उसे कोट कहते थे, सही बात है। और जिसका अधिकारी कोटाधिकरण होता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे कि पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था। तो भाग ये जो होता था ये दोस्तों आपका एक भूमि कर था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे वसूलने वाला जो होता था तो वह दोस्तों भागिक होता था। ठीक है, क्योंकि पूर्वों के समय दोस्तों जो आय का मुख्य स्रोत था तो वह भूमि कर था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो भूकर वसूलने वाले अधिकारी को दोस्तों आपका भागिक बोलते थे। ठीक है, भागिक। तो यहाँ पर आप किसी एक को सही कर लीजिएगा। ठीक है, भागिक हम इसे मान लेते हैं, ये दोस्तों भागिक है। आगे बढ़ेंगे कि पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था। तो इसमें द्रोण बापम, खारी बापम और दोस्तों कुलिया बापम, इन सभी का प्रयोग होता था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ये दोस्तों सभी आपकी माप इकाई थी भूमि मापने की। ठीक है, द्रोण मापम, इसमें दोस्तों 16 नाली होती थी। ठीक है, 16 नाली या फिर 32 शेर। ठीक है, और खारी बापम, इसमें 8 द्रोण होते हैं और 256 शेर होते हैं। ठीक है, कुलिया बापम, तो जो दोस्तों कुलिया बापम है इसमें 8 द्रोण और 256 शेर होते हैं। ठीक है, जो खारी बापम है तो इसमें आपके 20 द्रोण होते हैं और 640 शेर होते हैं। मतलब आपकी भूमि मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है तो वह है दोस्तों आपकी खारी बापम। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से किन नगरों का वर्णन तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीवपुरी का भी मिलता है, कार्तिकेयपुर का भी मिलता है, त्रियंबपुर का भी मिलता है और ब्रह्मपुर का भी मिलता है। तो इन चारों दोस्तों नगरों का उल्लेख मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, और जो ब्रह्मपुर है इसे दोस्तों इंद्र की नगरी और नगरों में श्रेष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है तो इसमें बटक शब्द का उपयोग किया गया है और किसके लिए किया गया है, तो ये दोस्तों आपका उद्यानों के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी नगरों की जानकारी मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चेक करते हैं दोस्तों कि आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो पहला है कि राजा के रहने का स्थान कोर्ट कहलाता है, सही बात है। पैदल सेना का प्रमुख जो होता है नरपति होता है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, पैदल सेना का जो प्रमुख होता है तो वह दोस्तों जमनपति होता था, जमनपति। ठीक है, पौरव वंश का सेना नायक वालाध्यक्ष कहलाता था, सही बात है। पौरवों के कुल देवता विरणेश्वर स्वामी थे, ये बात भी दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही आपका गलत है। जो नरपति आता है तो वह दोस्तों आपका जो आपका मार्गों पर, ठीक है, कर वसूलने वाला होता था, उसकी देखरेख करने वाला होता था, उसे बोलते थे। आगे पढ़ेंगे कि निम्न में केदार भूमि है, तो केदार भूमि ये दोस्तों आपकी सिंचित भूमि है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और असिंचित भूमि कौन सी है, तो दोस्तों सारी भूमि। अगला प्रश्न है, बताइएगा आप कि द्युति बर्मन के अभिलेख में निम्न में से किन प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है। तो दोस्तों चेक करते हैं कि किन राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों विष्णु बर्मन, बृहस्पति और अग्नि बर्मन, इन तीनों का नाम मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो राजतरंगिणी पुस्तक है तो इसमें दोस्तों कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बताना है कि किस प्रशस्ति में किरतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया। तो यह बताया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, और ये प्रयाग इलाहाबाद में है, जिसे लिखा था दोस्तों आपका रवि कीर्ति ने। हरिशयन ने लिखा था। रवि कीर्ति जो आता है तो वह दोस्तों आपका जो एक दक्षिण में अभिलेख है दोस्तों उसमें आता है, जो पुलकेशिन द्वितीय का था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में दोस्तों आपके पौरव वंश के अधिकारी दिए हैं और दूसरी साइड में उनके कार्य क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं दोस्तों कि प्रभातार या प्रभातार, तो ये कौन होता था, ये भूमि सर्वेक्षक होता था। ठीक है, जमनपति, तो जमनपति पदातिक सेनापति होता था। सूपकारपति ये प्रधान रसोईया होता था। भागिक ये दोस्तों भूमिकर अधिकारी होता था। ठीक है, इसका जो कूट बनेगा तो 1, 2, 3, 4 बन जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट। कल भी हमने दोस्तों अपनी क्लास देखी थी। ठीक है, ऐतिहासिक काल की। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी दोस्तों हमारी इस सीरीज से जुड़ना चाहता है उसे दोस्तों जरूर बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए जिसे भी एमसीक्यू क्लास करनी है तो प्लीज चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और जो आपका बीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।